तो भाई अगला जो चैप्टर है वो है आपका मज्जा धातु। ठीक है, मज्जा धातु 7 धातु हैं, कौन कौन सी हैं? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। मज्जा जो है छठी धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो मज्जा जो है आपके छठे नंबर की धातु है। अस्थि धातु के पश्चात अस्थिगत, अस्थिगत मतलब अस्थि में रहने वाली मज्जा धातु का निर्माण होता है। अस्थि धातु के बाद अस्थि की उत्तर धातु मज्जा, अस्थि के बाद वाली धातु मज्जा, जिसका निर्माण जो है अस्थि के अंदर होता है। ठीक है, और ये अस्थि के अंदर रहती है, अस्थिगत है। अस्थिगत मतलब अस्थि के अंदर रहने वाले। ठीक है, निष्पत्ति मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, जो अस्थियों के भीतर रहे वह मज्जा है। ये अस्थियों के भीतर रह के उसका पूर्ण करती है। और यदि अस्थियों में मज्जा कम हो जाए तो वो खोखली होंगी। खोखली हड्डी, खोखली लकड़ी कमजोर होती है, अस्थियों को भी ये बल प्रदान करती है। ठीक है, मज्जा जो है अस्थि के मध्य में स्थित स्नेह द्रव्य है, एक चिकना पदार्थ। अस्थियों के मध्य में जो स्थित स्नेह द्रव्य है उसे मज्जा कहते हैं। कौन सी है वो? मिर्जापुर, वो बुढ़ा पीता एकदम हड्डी फोड़ के, है नहीं, हड्डी फोड़ के पीता, वही मज्जा है। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है पीत मज्जा, दूसरा होता है रक्त मज्जा। पीत मज्जा जो है यह बड़ी नलका अस्थियों में पाया जाता है। नलका अस्थि होती है जो खोखली होती है। ठीक है, यह बड़ी बड़ी मतलब बड़ी हड्डियां आपकी ह्यूमरस, फ्यूमर या जितनी भी लॉन्ग बोन्स, यह बड़ी नलका अस्थियों में, नलका अस्थि मतलब खोखली हड्डियों में पाया जाता है। इसमें रक्त के कण नहीं होते। पीत मज्जा पीले रंग की, पीली है तो रक्त कण कहां से होंगे? रक्त तो लाल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें रक्त कण नहीं पाए जाते। यह निष्क्रिय रहती है, कोई काम नहीं करती मज्जा। मज्जा निष्क्रिय रहती है, पीत मज्जा, पीत मज्जा निष्क्रिय रहती है। परंतु जब आततायिक स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो पीत मज्जा जो है रक्त मज्जा में परिवर्तित हो जाती है और शरीर में रक्त का निर्माण करती है। जब किसी एक्सीडेंटल केस में आपका इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, शरीर से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, तो जो आपके शरीर का पीत मज्जा है वो रक्त मज्जा में परिवर्तित होता है और शरीर में रक्त का निर्माण करता है। समझ में आई? रक्त मज्जा यह अस्थियों के प्रांत में, प्रांत मतलब होता है टर्मिनल एंड्स, यह अस्थियों के प्रांत भाग में होती है। कौन? रक्त मज्जा। प्रांत भाग मतलब टर्मिनल एंड पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी बड़ी हड्डी है, फ्यूमर है, अपर एंड लोअर एंड, एंड पे जो होती है वो होती है आपकी रक्त मज्जा। ठीक है, यह अस्थियों के प्रांत भाग में होती है। वह गर्भ अवस्था में शरीर की सभी अस्थियों में रक्त मज्जा ही पाई जाती है। सारी हड्डियों में रक्त मज्जा होती है गर्भ अवस्था में। ठीक है, अस्थियों के प्रांत भाग, एंड पे, अपर एंड लोअर एंड, प्रांत भाग एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट्स। ठीक है, अस्थियों के प्रांत भाग में एंड पॉइंट्स पे जो है रक्त मज्जा पाई जाती है। गर्भ अवस्था में जो आपके शरीर की सारी अस्थियां थी उनमें मुख्य रूप से रक्त मज्जा ही पाया जाता है। ठीक है, वह आयु बढ़ने पर यह सीमित अस्थियों में रह जाता है। धीरे धीरे पीत मज्जा में यह परिवर्तित हो जाता है, जो कि निष्क्रिय है। मज्जा विशेष रूप से जो है स्थूल अस्थियों में पाई जाती है, जो मोटी हड्डियां हैं, बड़ी हड्डियां हैं, मोटी बड़ी। ठीक है, मज्जा जो है विशेष रूप से खासकर स्थूल अस्थियों में पाई जाती है। सिर में स्थित मस्तिष्क, दिमाग, सिर में स्थित मस्तिष्क, सिर में स्थित मस्तिष्क में मज्जा उपस्थित होता है। जो हमारा दिमाग है इसमें सेरिब्रल फ्लूइड भरा रहता है, यही है ना, सेरिब्रल फ्लूइड। तो सिर में स्थित मस्तिष्क में मज्जा उपस्थित होता है, जो सिर में स्थित स्नेह है, जो सिर में रहने वाला चिकना पदार्थ है। ठीक है, वह डलहड़ ने इसे पिघला हुआ घृत बोला है। मज्जा को, सिर में स्थित मज्जा जो कि सिर में स्थित स्नेह भाग है, इसको पिघले हुए घृत के समान तुलना की है डलहड़ ने। ठीक है, पिघला हुआ घी है सर में, जो दिमाग को मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है। जब आदमी गिर जाता है तो दिमाग को चोट न लगे। ठीक है, मज्जा अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग है। मांस का शुद्ध स्नेह भाग वसा था, अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग मज्जा है। अब यहां
कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अब देखो आगे, अस्थि में मज्जा निर्माणक अंश पाए जाते हैं। अस्थि में मज्जा निर्माणक अंश पाए जाते हैं, ठीक है। मज्जा निर्माणक अंश का अर्थ है जिससे मज्जा का निर्माण हो सके, ठीक। वह उन पर मज्जा अग्नि जब अपना पाक क्रिया करती है तो मज्जा की उत्पत्ति होती है। मज्जा की उत्पत्ति होते हुए दो भाग में विभाजित होती है, सार भाग, किट भाग। सार भाग में आपका स्थूल भाग मज्जा धातु व सूक्ष्म भाग जो है शुक्र धातु बनेगी, और जो किट है वो है आपका त्वचा का स्नेह, ये इसका किट है। मज्जा चिकनी चिकनी रहती है ना, हल्की हल्की। वायु अपनी क्रिया से अस्थियों के मध्य सुशिरता लाता है। सुशिरता मतलब खोखलापन। वायु अपने क्रिया से अस्थियों के मध्य में बीच में सुशिरता लाता है, खोखलापन लाता है। वह मेद के स्नेह भाग से वो अस्थियां फिर भर जाती हैं, ठीक है। उसी को मज्जा कहते हैं। अभी अस्थि का शुद्ध स्नेह भाग था मज्जा। अब यही दूसरे आचार्य ने ये बात कह दी कि जो आपका वायु है वो अस्थियों के बीच में खोखलापन लाई, और उसके बाद अस्थियों के बाहर क्या था, मेद। मेद ने क्या करा, उसका जो स्नेह था, मेद का स्नेह, वो अंदर भर गया, और उसी को हमने मज्जा बोला। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि अस्थियों में पोर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मज्जा धातु है ये मुख्य रूप से जल महाभूत प्रधान है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में 1 अंजलि पाई जाती है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में 1 अंजलि पाई जाती है। इसके कर्म क्या है, ये शरीर का स्नेहन करती है, ये शरीर को बल प्रदान करती है, बल का कारण है, अस्थियों को बल देती है, ये अस्थि का पूर्ण करती है, उसे भरती है। वह शुक्र का पोषण करती है क्योंकि उसकी पूर्व धातु है, ठीक है। मज्जा है स्रोतस का मूल स्थान जो है अस्थि व संधि है, जहां ये मुख्य रूप से पाई जाती है। सुश्रुत ने इस बात पर कोई भी कमेंट नहीं किया, यह चरक के अनुसार था। सुश्रुत इस पे कुछ नहीं कहते, मूल स्थान पे मज्जा के। उपधातु की यदि हम बात करें तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ही इसकी किसी उपधातु को नहीं मानते, परंतु शागंधर ने इसकी उपधातु केशवा रोम को कहा है। केशवा रोम को इसकी उपधातु कहा है, किसने, शागंधर ने, जो कि अस्थि की भी। हाँ, तो वहां चरक और सुश्रुत है ना, यहां पे शागंधर है आचार्य, ठीक। क्योंकि मज्जा के कर्म कफ के समान हैं, इसलिए एक के बढ़ने पर दूसरे की वृद्धि स्वतः होती है, खुद से होती है। यदि कफ बढ़ेगा तो मज्जा भी बढ़ेगी, यदि मज्जा बढ़ेगी तो शरीर में कफ भी बढ़ेगा। यदि कफ के गुणों में वृद्धि होगी तो मज्जा के गुणों में वृद्धि होगी, मज्जा बढ़ेगी तो कफ के गुणों में वृद्धि होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, समधर्मी है। मज्जा और कफ, रस और कफ, मेद और कफ, ठीक है, 3 आ गई हम। मज्जा रस की वृद्धि करता है, मज्जा रस की वृद्धि करता है, रस धातु, मज्जा रस की वृद्धि करता है। रस रक्त में रहता है, रस रक्त में आश्रित है। मज्जा रस की वृद्धि करता है, मज्जा रस की वृद्धि करता है, रस रक्त में रहता है, ठीक है। वह यदि मज्जा रस की वृद्धि कर रहा है तो रक्त की वृद्धि स्वतः होगी, समझे। मज्जा के मल की बात करें तो नेत्रमल, ये वह त्वचा का मल जो स्नेह भाग है। मज्जा क्षय होने पे कफ क्षय के लक्षण भी लिख सकते हो। इसके अलावा अस्थियों में खोखलापन आ जाएगा, भ्रम और तिमिर, ये कफ क्षय होने पे भी होता है। भ्रम, उल्टी सीधी चीजें, चक्कर आना, ठीक है। तिमिर, अंधकार, आंखों के आगे अंधकार आ जाना, कफ क्षय होने पे भी होता है, ठीक है। शुक्र क्षय होना, क्योंकि पूर्व धातु है भाई, ठीक है, अगर यही कम होगी तो अगली धातु कैसे बनेगी। इसके बाद आपकी अस्थि वेदना, शरीर में जब आपका ये जो है मज्जा कम होगी तो जो है वहां पे जो अस्थि है उसमें खोखलापन आएगा, खोखलापन आएगा तो वायु बनेगी, वायु बनेगी तो क्या होगा, पीड़ा होगी, शूल होगा, ठीक है। अस्थि वेदना होगी, सर्व शरीर में दुर्बलता आएगी, पूरा शरीर पतला हो जाएगा, ठीक है। मज्जा वृद्धि होगी तो क्या होगा, पफ वृद्धि के लक्षण भी लिख सकते हो। इसके अलावा नेत्रों में व शरीर में लालिमा आ जाएगी, लाल हो जाएंगी आंखें, ठीक है। गंजेडी सुल्फेडी नहीं होते जिनकी आंखें लाल होती हैं, कभी कभी मज्जा वृद्धि की भी वजह से होती है, ठीक है। शरीर में गुरुता आ जाएगी, कफ के बढ़ने से भी आती, ठीक है। पर्व स्थलों पर जो बड़ी अस्थियों के किनारे हैं, पर्व स्थलों पर स्थूलता आ जाएगी, भारी भारी शरीर, ठीक है। पर्व स्थलों पर जो बड़ी अस्थियां हैं उनके जो किनारे हैं उनमें स्थूलता आ जाएंगी। ये जो हैं ये मोटे हो जाएंगे, ये मोटे हो जाएंगे, ये मोटे हो जाएंगे, ये मोटे हो जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद मज्जासार पुरुष, जिसमें मज्जा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक मात्रा में पाई जाती है। उसके अंग पतले होंगे, व्यक्ति बलवान होगा, पतले से होते हैं कई लड़के और अंदर ताकत बहुत होती है, ठीक है। संदिग्ध स्वर होगा, भारी आवाज होगी, यदि वो व्यक्ति बोलेगा तो 10 आदमी चुपचाप सुनेंगे, ऐसा स्वर होता है उसमें, ठीक है। वर्ण युक्त होगा, देखने में सुंदर होगा, ठीक है। संधियां मोटी होंगी, संधियां मोटी होंगी, गोलाकार होंगी, ठीक है, हड्डियां गोल गोल होंगी। इसके अलावा दीर्घायु, लंबी आयु वाला और बलशाली होगा। इसी के साथ आपकी मज्जा धातु खत्म। धन्यवाद।